हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो नंबर 4 में स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के क्या कंसेप्ट हैं, उसका क्या मीनिंग है, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा स्टैटिक्स की रीज़न, हिस्ट्री और उसकी जो फीचर्स है इन सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। टुडे वी विल डिस्कस स्कोप ऑफ स्टैटिक्स इन दिस वीडियो। स्कोप ऑफ स्टैटिक्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है नेचर ऑफ स्टैटिक्स, सेकंड सब्जेक्ट मैटर एंड थर्ड है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। तो नेचर ऑफ स्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स एज साइंस वर्सेस आर्ट। तो साइंस जो स्टैटिक्स है वो साइंस है या आर्ट है, इसके विषय में बहुत सारे स्टैटिशियंस में ये डिस्प्यूट पाया जाता है। सम स्टैटिशियंस जो कहते हैं कि जो स्टैटिक्स है वो साइंस है, और कुछ स्टैटिशियंस कहते हैं कि ये आर्ट है। लेकिन ये ना तो साइंस है और ना ही ये आर्ट है, ये दोनों का एक ज्वाइंट रूप है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव हैं, एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं। इससे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स साइंस है या नहीं है, उसके पहले हमें साइंस पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। साइंस में जो भी काम हम करते हैं, अगर वो हमारी इच्छा के अनुसार हमें सही रिजल्ट दे रही है तो वो साइंस होती है। क्योंकि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और वो हमें रिज़ल्ट दे रहे हैं, तो उसके अपने रूल्स होते हैं। सिमिलरली स्टैटिक्स में भी अपने रूल्स हैं, जो टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती हैं वो हमें उन्हीं की तरह रिज़ल्ट दे रही हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये फिज़िकल और केमिस्ट्री की तरह बिल्कुल ट्रू होता है। इसमें फिर भी काफ़ी हद तक जो स्टैटिक्स के रूल्स अडॉप्ट किए जाते हैं वो जो है उसको अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, इसीलिए ये एक साइंस है। और आर्ट क्या चीज़ होती है? आर्ट का मतलब होता है काम करने का ढंग। कई बार क्या होता है, हमें उसकी नॉलेज तो होती है लेकिन हम काम नहीं कर पाते। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने देखा होगा जो लड़कियाँ होती हैं वो 2 सिलाई लेकर मतलब वूल को ऐसे ऐसे करती रहती हैं और कुछ ही दिनों में वो आपके लिए अच्छा सा स्वेटर बनाकर दे देती हैं, कैप बनाकर दे देती हैं। लेकिन हमें कह दें कि वो सिलाई पकड़ो और वूल का गोला पकड़ो तो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो कला नहीं है। आपको और एग्जांपल देता हूँ कि मुझे बोला जाए कि आप भी आटा गूंद दो, लेकिन मैं उसमें पानी डालता जाऊँगा, वो बिल्कुल पतला सा हो जाएगा या बहुत ज़्यादा जो है मतलब गहरा हो जाएगा, लेकिन अच्छी प्रकार लड़कियों की तरह नहीं गूंद पाऊँगा। इसका अभिप्राय क्या है कि मुझमें भी वो कला नहीं है। तो काम करने के ढंग को ही हम कला कहते हैं। तो जो स्टैटिक्स में हम काम करते हैं उसके रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, जिसके एक्सपेरिमेंट करने पर हमें रिजल्ट मिलता है, उसी प्रकार उसको काम करने की टेक्निक भी आनी चाहिए। अगर वो आती है तो हमें वो हमारे अंदर वो आर्ट है। तो इन दोनों का साथ साथ चलना चाहिए। एक कॉइन की तरफ होती है जिसकी बहुत साइड्स होती है। तो जैसे हेड और टेल, अगर हम वन साइड को रिमूव कर देते हैं तो वो एक साइड के साथ कॉइन नहीं चलता। उसी प्रकार अगर हम स्टैटिक्स में से आर्ट को निकाल दें, साइंस को लेकर चलें, या साइंस को निकाल दें आर्ट को लेकर चलें, तो ये एक लंगड़े बैल की तरह बन जाएगा जो अपनी स्टेज जो है मंजिल पर तो पहुंचेगा लेकिन लड़खड़ाता धीरे धीरे काफ़ी दिनों में, लेकिन वो सही पोजीशन में नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो है ये दोनों का एक मिला जुला हुआ मिक्स रूप होता है। तो स्टैटिक्स जो है ये मैं नहीं कह सकता कि आर्ट है या साइंस है, ये दोनों का एक ज्वाइंट रूप होता है, दोनों का एक मिक्स रूप होता है। तो ये जो है नेचर ऑफ स्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स, साइंस और आर्ट, ये दोनों का एक ज्वाइंट रूप पाया जाता है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर में हमारे पास 2 मेथड्स हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिकल मेथड में क्या होता है कि जो टेक्निक्स हम अडॉप्ट करते हैं अपनी काम के लिए, उसमें कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन,
इंफॉर्मेशन एनालिसिस करने के लिए जो भी टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती है, जो मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं काम करने के लिए, रिजल्ट पाने के लिए, उसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड के नाम से जानते हैं। और अप्लाइड स्टैटिक्स में हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे अप्लाइड स्टैटिक्स जो है वो हेल्प करती है। जिसमें हम 2 पार्ट्स में आगे पढ़ेंगे, जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिक्स होता है। तो जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में ऑल दोज मेथड्स, वो सभी मेथड्स जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्प करते हैं, लाइक दैट सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड पढ़ा जाता है, जहाँ सेंट्रल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन में हम जो है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हम स्टडी करेंगे। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, दीज आर मैनी मेथड्स जिनकी हम स्टडी करेंगे। उनके बेस पर ही हम कोई जो है एनालिसिस करके जो है कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तो वो हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में आते हैं। नेक्स्ट होता है इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। तो इसमें हम जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है एक्चुअल लाइफ में, उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो जो है डाटा एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिनके बेस पर हम काम करेंगे। डिसीजन मेकिंग के लिए डिफरेंशियल स्टैटिक्स जो है वो काम करती है। उसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ द स्टैटिक्स। तो जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स से बहुत सारे हमें गेन होते हैं, बहुत सारे उसके डीमेरिट भी होते हैं। तो इसके जो मेरिट हैं, जिसको हम इम्पोर्टेंस के नाम से जानते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। अब हम लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स जो है वो स्टडी करेंगे। तो लिमिटेशंस इसकी बहुत कम है, इसके मेरिट ज़्यादा है, इम्पोर्टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में ही स्टडी करेंगे। लिमिटेशंस में फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। तो ये स्टैटिक्स का एक बड़ा दोष है, इसमें हम ओनली न्यूमेरिकल जो है फिगर्स को ही काउंट करते हैं, जिसको हम 1 2 3 या क्वांटिटी में मेज़र किया जा सकता है। इसको कभी भी क्वालिटी वाइज स्टैटिक्स में नहीं लेकर चलते। जैसे मतलब हम पहले मोटा, पतला, मीठा, कड़वा, सच, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ऐसे हम कभी भी जो है इसका स्टडी नहीं करते। इसको हम जो फिगर्स में मेज़र कर सकते हैं वही स्टडी किया जाता है। सेकंड पॉइंट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट फैक्ट्स। तो स्टडी ऑफ एग्रीगेट फैक्ट्स में हम इसमें सिंगल चीज़ को कभी भी स्टडी नहीं करते। मान लीजिए कि रामलाल ने 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स गेट किए हैं, तो ये कोई हमारा डाटा नहीं है। अगर मैं मतलब उसकी क्लास के स्टूडेंट्स के बता दूं, राम के मार्क्स इतने हैं, सोम के मार्क्स इतने हैं, जो मुकेश के इतने हैं, गीता के इतने हैं, सीता के इतने हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के नेम बताकर उसके मार्क्स बताऊं, तो वो मेरा एक डाटा बनता है। जिसलिए हम कहते हैं कि ये कलेक्टिवली जो डाटा होता है, क्योंकि सिंगल का हम कंपैरिजन किसके साथ करेंगे। मान लीजिए मैं 50,000 सैलरी ले रहा हूँ, तो इसमें से मैं क्या एवरेज निकालूं, क्या मैं किसके साथ कंपैरिजन करूं, तो वो डाटा नहीं होता। इसमें हमें एग्रीगेट सामूहिक रूप में फैक्ट लेकर चलना पड़ता है, डाटा से लेकर चलना पड़ता है, सिंगल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट आता है होमोजीनियस ऑफ द डाटा। तो होमोजीनियस तो आपने 10th में पढ़ा होगा, एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस होता है एक जैसा, हेट्रोजीनियस होता है अलग अलग। तो जो स्टैटिक्स में हम स्टडी करते हैं वो होमोजीनियस डाटा में स्टडी की जाती है। मान लीजिए हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स ही लेने हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के, उसमें कंपैरिजन किया जाएगा स्टडी वाइज, जहाँ सैलरी ऑफ वर्कर्स लेकर चलनी है। ऐसा नहीं कि एक तरफ मैं स्टूडेंट्स की हाइट मेज़र कर रहा हूँ और दूसरी तरफ वेट मेज़र कर रहा हूँ, क्योंकि जो हाइट है वो हम फुटों में काउंट करते हैं, 5 फुट 4 इंच, 6 फुट 2 इंच, 4 फुट 7 इंच, और जो इनका वे किया जाता है वो किलोग्राम में किया जाता है कि इसका वे जो है 50 किलोग्राम है, उसका वे 58 किलोग्राम है। तो ये हेट्रोजीनियस नहीं होता, इसमें हम एक ही होमोजीनियस को लेकर चलते हैं। तो होमोजीनियसिटी ऑफ द डाटा। नेक्स्ट पॉइंट है रिजल्ट्स ड्यू ओनली ऑन एवरेज बेसिस।
तो जो रिजल्ट लिया जाता है वो एक एवरेज के बेस पर लिया जाता है, क्योंकि जो एवरेज होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, उसके नज़दीक होती है। आपके क्लास के स्टूडेंट्स का पॉकेट मनी की मैं एवरेज लेता हूँ, मान लीजिए 20 रुपीज़ है। इसका अभिप्राय ये नहीं कि सभी स्टूडेंट्स 20 रुपीज़ जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, वो 20 रुपीज़ के नज़दीक खर्च करेंगे। कोई 18 खर्च कर रहा है, कोई 22 खर्च कर रहा है, कोई 21 कर रहा है, और हो सकता है कि कोई 12 भी खर्च कर रहा हो, 9 भी खर्च कर रहा हो, क्योंकि कुछ सीरीज़ का मीन जो होता है एवरेज सेम आ जाती है, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। लेकिन हम जो डाटा लेकर चलते हैं, रिजल्ट्स हम क्यों मानते हैं एवरेज के बेस पर। तो इसके लिए एक एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं कि एवरेज बेस पर ली जाती है। कई बार आपके टीचर्स ने आपको एग्जांपल भी दी होगी क्लास में कि एक जो व्यक्ति था तो उसने एक नदी को क्रॉस करना था, तो नदी के जब क्रॉस करना था वहाँ पर लिखा हुआ था कि 5 फुट एवरेज गैप था। तो इसका भी प्राय है कि वो 5 फुट एवरेज है, तो उसने कहा कि मेरी हाइट तो 6.5 फुट है, तो यह पानी मेरे यहाँ तक आएगा तो मैं इसको क्रॉस कर जाऊँगा। लेकिन वो जैसे ही उसमें निकला तो क्या हुआ, वो डूबकर मर गया। उसके सामने क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि उसने एवरेज बेस पर लिया था। हो सकता है कि एवरेज वहाँ पर उन्होंने तो एवरेज बताई थी कि 5 फुट गहरा है, लेकिन हो सकता है कहीं 9 फुट गहरा हो या 12 फुट गहरा हो, 4 फुट गहरा हो, तो उसने सब कुछ ध्यान में नहीं रखा, तो उसके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये एवरेज बेस पर हम क्यों लेकर चलते हैं, लेकिन ये इसका बड़ा डीमेरिट है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। तो स्टैटिक्स का काम समझने के लिए, काम करने के लिए हमें जो है ट्रेन्ड व्यक्तियों की, एफिशिएंट पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। अनस्किल्ड पर्सन जो है, अनट्रेन्ड है, इनएफिशिएंट पर्सन है, वो इसका काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस यूज। जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, कई बार उसको मिस यूज कर लिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें बनती है, जो भी बनती है उसका सबका अपना अपना फ़ायदा होता है, सबका अपना नुकसान भी होता है। मान लीजिए कि एक जो है नाइफ बनाया गया है, तो नाइफ जो बनाया गया वो लेडीज़ के लिए बनाया गया कि वो फल काटें या सब्जी काटें, लेकिन अगर गलत इंसान के हाथ में चला गया तो उसके दम पर वो दूसरे लोगों को धमकी देकर, थ्रेट देकर लोगों को लूटता है कि मैं आपके पेट में छुरी घोंप दूंगा, भी मुझे इतना पैसा दे दो, तो वो उसका गलत प्रयोग करता है। तो ये डाटा जो होता है ये मिस यूज़ कर लिया जाता है कई बार, तो हमें वैसा ही रिजल्ट शो कर देते हैं, तो गलत हैंड्स में नहीं जाना। अब हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, 7th पॉइंट, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स मे प्रूव टू बी रॉन्ग। मैं इसको आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि हम 2 इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, पहली जो क्लॉथ इंडस्ट्री है, दूसरी सीमेंट इंडस्ट्रीज है। तो पहली जो क्लॉथ इंडस्ट्रीज है उसको फर्स्ट ईयर जो प्रॉफिट होता है मान लीजिए 100 करोड़ का हो गया, सेकेंड ईयर 200 करोड़ का हो गया और थर्ड ईयर 300 करोड़ का हो गया। अगर इन 3 सालों में उसका प्रॉफिट देखें तो 3 साल में उसको 600 का जो 600 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर इसकी एवरेज निकालते हैं 600 डिवाइड 3 दैट इज इक्वल टू 200 करोड़, उसको क्लॉथ को ये गेन हो रहा है। सिमिलरली हम सीमेंट की इंडस्ट्री लेते हैं तो इसमें फर्स्ट ईयर 300 करोड़ का गेन हो रहा है, दूसरे साल 200 करोड़ का फायदा हो रहा है और तीसरे साल 100 करोड़ का फिर फायदा हो रहा है। अगर इसका टोटल देखें 3 इयर्स का तो इसको भी 600 करोड़ प्रॉफिट हो रहा है और 3 से डिवाइड करें इसको 200। तो जो बाहरला व्यक्ति आता है जो इसकी एवरेज पर अपना रिजल्ट निकालेगा, तो रिजल्ट दोनों को देख रहा है कि 200 करोड़ इसको और 200 करोड़ इसको, तो वो उसने सपोज कर लीजिए डिसीजन ले लिया कि जो मैं जो है सीमेंट फैक्ट्री जो इंडस्ट्री है इसको रन करूंगा, तो वो सीमेंट इंडस्ट्री में चला गया। बाद में उसको धीरे धीरे पता चला कि वो तो पहले ही लॉस पर जा रही है। ये देखें पहले 300 करोड़ था, 300 से कम हो गया 200 करोड़, 200 से कम हो गया 100 करोड़, तो ये तो पहले ही डाउन जा रही है, लॉस पर जा रही है। तो वो अपना रिजल्ट जो है वो गलत कर गया, क्योंकि अगर वो सीमेंट को चूज करता तो ये गेन में थी, ये 100 से 200 हो गया, 200 से 300 हो गया। तो जो क्लॉथ इंडस्ट्री है वो
फायदे में जा रही है और सीमेंट इंडस्ट्री लॉस पर जा रही है, लेकिन जो उसने डिसीजन ले लिया वो सीमेंट का ले लिया, दैट्स रॉन्ग। इसलिए मैं कहता हूँ कि विदाउट रेफरेंस, जब तक आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, रेफरेंस नहीं है, तो रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग, तो उसके रिजल्ट जो होते हैं वो रॉन्ग हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट है टू मैनी मेथड्स। तो इसकी इनोवेटर्स के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए, जैसे मीन, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सी टेस्ट, पी टेस्ट, chi-square टेस्ट, नोवा टेस्ट, देयर आर मैनी मेथड्स। सो इन मेथड्स में बहुत पजल हो जाता है, तो इसलिए ये एक उसकी लिमिटेशन है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। ओके बाय बेटे, थैंक यू।